हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। इसके पहले हम लोग ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड थ्योरी को कवर किया था, जहां पर कि हम लोग ने जाना था कि कौन कौन से हमारे जो फॉर्मूले हैं वो यूज होते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आज हम उन्हीं जो हमारे फॉर्मूले थे उनका एक तरीके से एप्लीकेशन है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चंस के साथ, बट उसके पहले हम एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर इमेजेस हम लोग ने यूज करी हैं, जैसे कि द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड ओनर्स ऑफ दीज इमेजेस। इफ यू आर द ओनर ऑफ एनी इमेजेस यूज्ड इन दिस डेक एंड हैव एनी कंसर्न्स और इशूज, प्लीज कॉन्टैक्ट अस एट sathi@iitk.ac.in एंड वी shall रिमूव द इमेजेस। ये छोटा सा डिस्क्लेमर है सिर्फ इसलिए ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो अपना कंसर्न हमें शो कर सकता है, हम उसके कंसर्न का ध्यान रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने लेक्चर को। यहाँ पर हमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो जान लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग कि मैं आपको पहले ये जो क्वेश्चन है उसको समझाऊंगा, कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको उनको ध्यान रखना है और उसी को ही इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना है। फिर मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड देन फ्लाइज 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड, देन नेट डिस्प्लेसमेंट इज। यानी कि एक एरोप्लेन 400 मीटर नॉर्थ पर गया, फिर नॉर्थ से साउथ पर आया, फिर उसके बाद वो 1200 मीटर अपवर्ड गया, यानी कि उसने अपना एल्टीट्यूड बढ़ाया। यानी कि यहां पर हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको फाइंड करना है, और यही चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हमें पूरा एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हुए इसको सॉल्व करना होगा। ये रहे आपके ऑप्शंस। ए 1200 मीटर, बी 1300 मीटर, सी 1400 मीटर और डी 1500 मीटर। इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद फिर मैं इसको आपका सॉल्यूशन बताऊंगा। ये रहा आपका समय। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखें कि इसको कैसे करेंगे। हमसे पहले इस क्वेश्चन पे जो चीज बताई गई है वो ये है कि एरोप्लेन पहले 400 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन पर गया, और हम लोग जब भी पेपर में डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक नोटेशन लेकर चलते हैं कि इस तरफ हमारा होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। एक हमारा एक जनरल नोटेशन है जिसको कि हम लोग फॉलो करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लेकर चलें कि एक एरोप्लेन है वो 400 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, फ्लाइज 400 मीटर फ्रॉम नॉर्थ एंड देन फ्लाइज 400 मीटर 300 मीटर साउथ। तो यहाँ से 400 मीटर ऐसे हम लोग पहले नॉर्थ की तरफ गए, और फिर 300 मीटर ये वापस आया कुछ इस तरह, और यहां से फिर इसने अपना एल्टीट्यूड बढ़ाया। अब एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस पूरे अरेंजमेंट को ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम अब थोड़ा सा नोटेशन यहाँ पर हम लोग जो ये लेकर चल रहे थे उसके अकॉर्डिंग, अब ये तो समझ गया कि जो एरोप्लेन है वो किधर जा रहा था फिर किधर से किधर आया। यानी कि हमारा गया एरोप्लेन इधर से पहले नॉर्थ की तरफ, एंड उसके बाद फिर साउथ की तरफ, उसके बाद यहां आ गया। तो ये हो गया हमारा 400 मीटर, और उसके बाद ये 300 मीटर वापस आ गया। अब पहुंच गया एरोप्लेन इस जगह पर। अब यहां से इस सिचुएशन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए आप इसको साइड से देख रहे हैं, तो जब इसको साइड से देखेंगे तो यहां पर आ गया है ये वाला जो पॉइंट है। इसको मान लीजिए कि अगर ये ए है और ये बी है, तो ये पॉइंट मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये बी से। आप इसको साइड से देख रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसको जैसे जमीन में खड़े हो और जमीन से देख रहे हो, तो एक पॉइंट आपको यहां से दिखेगा ऐसे, और ये बी। अब यहां पर आने के बाद जो एरोप्लेन है ये ऊंचाई पर गया, यानी कि ये हमारा कुछ इस तरीके से जमीन है और यहां से ये ऊंचाई पर ऐसे गया है। कितना? 1200 मीटर। तो बस अब आपके पास क्या बचा? यानी कि इस पे जो पूरा इस तरीके से बना, इसमें ये हो गया हमारा 100 मीटर्स,
और ये हो गया जो ऊंचाई, जिस ऊंचाई पर वो गया वो हो गया 1200 मीटर। तो अब यहां से जो इनिशियल पोजीशन था हमारा वहां, और ये जो फाइनल पोजीशन है, इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम फाइंड कर लेंगे, जिसको कि हम नेट डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि आपको अब ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब जो यूज करना है, आप पढ़ते आ रहे हैं नाइन्थ क्लास से, एट्थ क्लास से, और वो है हमारा जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है उसको इस्तेमाल करके, कि जो बेस है उसका स्क्वायर प्लस हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बस उसी से लगाया है। यानी कि ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो कहीं और से निकल कर नहीं आया है। ये ऐसे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग अपने छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं वहां से ये चीजें निकल कर आई हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये निकल कर आ जाएगा कि 100 स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर और अंडर रूट ले लिया, जिससे कि इसकी लेंथ हमें पता चल जाएगी। बस नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। यहाँ पर इसको जब करेंगे तो ये 10 टू द पावर यहाँ पर हमारा 4 बन जाएगा, और इस जगह पर इसको 1200 के जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये निकल कर आ जाएगा। अब इनको सम करके फिर जब रूट लेते हैं तो अराउंड इतना निकल कर आता है। तो इसका अगर हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखें तो ये 1200 मीटर के बराबर आता है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला। क्लियर? चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें चार ऑप्शंस दिए हैं और इनमें से सही कौन सा है, यानी कि द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, ऑप्शन है हमारा ए वाला, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विद नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, a body having zero velocity with necessarily have zero acceleration, a body having uniform speed can have only uniform acceleration, a body having non-uniform velocity with will have zero acceleration। ये चार स्टेटमेंट एक तरीके से हमें दिए हुए हैं ऑप्शंस के अंदर ही, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं इसको अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको छोटा सा हिंट दूं तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप ऐसी सिचुएशन समझिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने अपवर्ड डायरेक्शन पर थ्रो किया है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसमें वेलोसिटी में वेरिएशन कैसे आता है, एक्सेलरेशन कैसे एक्ट होता है, इन चीजों को अगर आप सोचेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। मैं आपको अब 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका समय। आइए अब इसके सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करें। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। कैसे? अब देखिए, वैसे तो हमें जब एग्जामिनेशन में होते हैं तो एक एक जो स्टेटमेंट है उसको समझते हुए आगे बढ़ना होता है, बट अभी क्योंकि मैं आपको ये सॉल्व करा रहा हूं तो मैं आपको अभी बता देता हूं किस तरीके से इसको अब देखेंगे। देखिए इसका जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, अ बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, और इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी एक बॉडी में वेलोसिटी जीरो होती है, किसी एक बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है, तो जरूरी नहीं है कि जो एक्सेलरेशन हो वो भी जीरो हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सोचिए ऐसी सिचुएशन पर जहां आपने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पर, तो बॉल में जो वेलोसिटी का डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, जो उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। और जब वो बॉल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, बट वहां पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा होता है, तभी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है और वो फिर बॉल नीचे आने लगती है। यानी कि एक बॉडी है, अगर उस पर वेलोसिटी जीरो है तो जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन भी जीरो हो, जैसा कि अभी हमने इस सिचुएशन में देखा। इस वजह से जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। A vehicle travels half the distance L with speed v1 and other half with speed v2. Then its average speed is। ध्यान दीजिए यहां पर आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। इसके जो ऑप्शंस है वो है v1 प्लस वी टू बाई टू, टू वी वन प्लस वी टू बाई वी वन प्लस वी टू वी वन वी टू बाई वी वन प्लस वी टू, और ऑप्शन डी है हमारा टू वी वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई वी वन वी टू।
यानी कि इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूं जिससे कि आप इस क्वेश्चन में गलती ना करें, इस तरीके के क्वेश्चन पर गलती ना करें। वो ये है कि आप एवरेज स्पीड को स्पीड के एवरेजेस निकालना मत समझिएगा कभी भी। कि अगर आपके पास दो यहाँ पर स्पीड मौजूद है तो आप क्या करें कि V1 प्लस V2 करके उसको दो से डिवाइड कर दें, कभी ऐसा मत करिएगा। क्यों? देखिए, हो सकता है फाइनल आंसर आपका V1 प्लस V2/2 निकल कर आ जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड अगर हमें निकालनी है तो हमें स्पीड पर ध्यान देना है कि स्पीड निकालनी है, और स्पीड निकालने का जो तरीका होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एवरेज की बात जब आती है तो वो हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए बढ़ना है। और जबकि अगर मान लीजिए कि आपने स्पीड का एवरेज निकाल दिया, उसका मीनिंग ये है कि आपने ये नहीं देखा कि जो नंबर गिवन है, जैसे कि अगर स्पीड का अगर आप इसका एवरेज निकालने लगे तो ये आपके लिए सिर्फ एक नंबर रह जाएगा कि वैसे इसका कुछ वैल्यू होगी ना, कुछ तो वैल्यू हो सकती है 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, या इसकी 6 मीटर पर सेकंड, ऐसी कुछ वैल्यू हो सकती है। तो जब आप स्पीड का एवरेज निकालने लगते हैं, यानी कि दो आपके पास नंबर हैं, उन नंबर्स को आप ऐड करते हैं और जितने भी नंबर्स थे उनसे आप डिवाइड कर देते हैं, उनके टोटल काउंट से आप डिवाइड कर देते हैं, तो आपका स्पीड का एवरेज, मतलब वो जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका एवरेज निकल कर आता है, एवरेज स्पीड निकल के नहीं आती है। ये इसको मतलब इस तरीके के क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसके अब सॉल्यूशन को हम लोग देखें। तो जैसा मैंने कहा कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें ध्यान देना है कि हमें स्पीड फाइंड करनी है। हमें नंबर से मतलब नहीं, हमें स्पीड फाइंड करनी है। और स्पीड हमेशा जो निकलती है वो निकलती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर एवरेज शब्द है, तो एवरेज शब्द के लिए आ जाएगा टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी कि जितना भी उसने ट्रेवल किया है उस सब की पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालें, फिर टोटल टाइम जो है उससे डिवाइड करें, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ गए? ये चीज हमें ध्यान देनी है। बस इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि एक व्हीकल है, एल डिस्टेंस को वो ट्रेवल करता है दो स्पीड के साथ। अगर ये हमारी टोटल लेंथ जो है वो एल है, और इसके आधे डिस्टेंस को, यानी कि यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस को वो ट्रेवल कर रहा है V1 स्पीड से, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है वो V2 स्पीड से। तो यहां पर लगने वाला समय अगर T1 है और इस पे लगने वाला समय अगर T2 है, तो अब देखिए आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए कमी किस चीज की लग रही है? आपको कमी लग रही है, हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए। हम इंफॉर्मेशन ये मान सकते हैं, हमें जो दी गई है इंफॉर्मेशन वो ये है कि टोटल एल है, और ये L/2, यानी कि ये L/2 और ये L/2 है, यही है टोटल, हमारी एल है। तो अब क्या करेंगे हम, हमें टोटल देखिए डिस्टेंस पता है कि टोटल डिस्टेंस एल है, बट हमें समय नहीं पता। तो हम वी के टर्म्स पर समय को निकाल लेंगे। क्लियर? तो बस अब हमें यहां से क्या करना है कि जो T1 है उसको फाइंड करना है। तो T1 कैसे निकलेगा? इसने L/2 डिस्टेंस चली V1 स्पीड के साथ, तो L/2 डिस्टेंस V1 स्पीड से, यहां से ये निकल कर आ गया L/2V1, यानी कि जो टाइम T1 है वो निकल कर आ गया। अब उसके बाद हमने निकाला टाइम T2, जो कि फिर यहां से ऐसे निकालेंगे कि L/2 डिस्टेंस चली V2 स्पीड के साथ, तो ये निकल कर आ गया L/2V2। T1 और T2 ये हो गया। अब टोटल टाइम निकालना है हमें, तो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2, यानी कि हम यहां पर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल टाइम हो जाएगा L/2V1 प्लस L/2V2। और L/2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा L/2 ब्रैकेट में 1/V1 प्लस 1/V2। ये आ गया टोटल टाइम। अब यहां से हमें एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस यहां पर हम टोटल डिस्टेंस को रख देंगे कि एल है हमारी टोटल डिस्टेंस, क्योंकि चला तो यहां से यहां तक ही है ना वो। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है वो हमने ये निकाल लिया है। इसको यहां पर जब पुट करेंगे तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, जिससे कि पहली बात तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद फिर हम इसको एलसीएम लेंगे, ये एल से एल कैंसिल आउट हो गया।
ये 2 चला जाएगा यहाँ पर ऊपर, तो ये 2 आ गया ऊपर। अब इसको इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1/v1 प्लस 1/v2 को, तो एलसीएम लेंगे, v1 v2 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा v2 प्लस v1। तो v1 v2 जो यहाँ पर निकल कर आएगा वो भी ऊपर चला जाएगा v1 v2 मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इस तरीके से जो हमारी एवरेज स्पीड है वो निकल कर आ गई, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी था वो करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पे क्या दिया हुआ है देखिए। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ए बी बी सी सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 25 मीटर। इस पे जो इसकी साइड दी गई है वो कितनी दी गई है, 25 मीटर है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो ये चल रहे हैं उनकी जो स्पीड मतलब वेलोसिटी है, अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन पर है, फिर इधर इधर चेंज हो रहा है, इधर इधर चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज है। अगर स्पीड के टर्म्स पर अगर हम लोग बोलें तो बोल सकते हैं कि यहाँ 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 हर जगह वो 15 मीटर पर सेकेंड चल रहा है। तो अब क्या हो जाएगा कि हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एवरेज स्पीड का था वैसे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है। हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, यानी इनिशियल टू फाइनल हमें बात करनी है। तो पार्टिकल कहां से कैसे गया है हमें वो ध्यान नहीं देना, पार्टिकल फाइनली कहां पहुंचा है, कहां से चला और फाइनली कहां पहुंचा, इस बारे में हमें ध्यान देना है, और कितने समय में पहुंचा ये बताना है। तो थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं कि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ए से, और जब यहाँ पे बॉडी चल कर गई डी तक तो ए और डी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है वो, और इसको यहां से यहां तक जाने में समय टोटल कितना लगा वो, बस उससे हमारा काम हो जाएगा। यानी कि हमें समय, टोटल समय की जरूरत है, और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसकी जरूरत है। क्लियर। तो अब मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो हमें रिक्वायरमेंट जो है उसी की हम पूर्ति कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें, उसके लिए हम लोग इनिशियल और फाइनल इनको देखते हैं, इनिशियल और फाइनल इनको देखते हैं। तो इनिशियल और फाइनल को अगर हम लोग देखें तो यहां से यहां तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 मीटर्स। कितनी है, 25 मीटर्स, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जाने में सिर्फ उसको 25 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमें 25 मीटर पता चल गई वैल्यू कि किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की है 25 मीटर्स वैल्यू, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो 25 मीटर्स है। उसके बाद अगर हम लोग टोटल टाइम की बात करें तो एक्चुअल में वो चलकर तो यहां से फिर यहां से और यहां से ऐसे आया है ना, तो हम निकालेंगे समय इधर की क्वांटिटीज का यूज करके। तो ए से बी तक जाने में जितना समय लगा, फिर बी से सी, फिर सी से डी, तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 25, फिर इधर भी 25, फिर इधर भी 25, यानी कि टोटल 75 मीटर्स डिस्टेंस इधर से इधर तक चले। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्यों यूज कर रहे हैं, हमें डिस्टेंस से मतलब नहीं है एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त, बट हमें टोटल टाइम की जरूरत है, इस वजह से हम लोग डिस्टेंस का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये हो गया 75 मीटर्स, और डिवाइडेड बाई कितने स्पीड से जा रहा था यहाँ से यहाँ तक सब में, 15 मीटर पर सेकेंड हम लोग लेकर चलेंगे, जिससे कि ये बन जाएगा जो मतलब समय निकल कर आएगा, ये यहाँ पर 5 सेकेंड्स हो गया। ठीक है। बस अब इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे, तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, 25 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन हो गया 75/15, ये 5 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये इसको अब सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ये निकल कर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। ये 5 टाइम्स और ये 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गई। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A body sliding down on a smooth inclined plane slides down 1/4 of the plane's length in 2 seconds. It will slide down the complete plane in. यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट जब इस तरीके से स्लाइड कर रहा है हमारे एक इंक्लाइंड प्लेन पर, वो भी कैसा, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो वो 1/4 जाता है 2 सेकंड में, तो बाकी बचे डिस्टेंस कितना जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि
जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं उनका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसका जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका समय। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें। तो जैसे कि यहाँ पर जो बॉडी है वो स्लाइड डाउन हुई किस पे, एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर। तो जब ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड डाउन हुई तो ये इस तरीके से इधर चल रही है ये। और इस जगह पर जब बॉडी थी, इस जगह पर जब बॉडी थी, तो यहां से वो स्लाइड डाउन होना चालू होगी। और क्योंकि वो स्मूथ है, क्योंकि वो स्मूथ है तो किसी और तरीके का यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स वगैरह जैसे कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं है, जिसके कारण से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमें नहीं पता कि इसका एक्सेलरेशन क्या है इस डायरेक्शन पर। हमें नहीं पता, बट ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। हमें ये पता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि 1/4 प्लेन चलने में अगर 2 सेकंड का समय लगा है और हमें पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो इन चीज को इस्तेमाल करके एक के लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे और टोटल लेंथ चलने में कितना फिर समय लगेगा इसी एक्सेलरेशन के साथ वो हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? इनिशियल वेलोसिटी तो ये 0 है क्योंकि यहां से चलना स्टार्ट किया। हमने लिख दिया कि इससे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में से ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो गई 0। बाकी जो ये वाला एक्सप्रेशन है वो आ गया हाफ ए, और टाइम कितना लगा था, 2 सेकेंड का स्क्वायर, और कितनी डिस्टेंस चलने पे, L/4। यानी कि अगर ये टोटल हमारी L है तो L/4 डिस्टेंस चलने में लगा 2 सेकेंड। तो L/4 इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, कि टोटल में कितना समय लगेगा। तो हमने लिख लिया उसको कि L इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए देखो दोनों में कॉमन है क्योंकि किसी और तरीके का यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा। हमें नहीं पता ए कितना है, बट हमने यहाँ पर ले लिया कि ए कांस्टेंट ही रहेगा, ये पता है क्योंकि हमें। बस अब यहां से हम लोग दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें हमारा काम बन जाएगा। तो यहां से जब हम लोग इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1/1/4। और यानी कि हम लोग ने क्या किया है कि इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन से, जो कि हमारी हो जाएगी L इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और इधर डिवाइड हो जाएगा L/4, और इधर डिवाइड हो जाएगा ये हाफ ए टू का स्क्वायर। तो ये सब जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ T²/2²। और इधर से L कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा 1/1/4। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/1/4 इज इक्वल टू T²/2²। ये हो गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग इसको, तो ये निकल कर आ जाएगा T² इज इक्वल टू ये 16 बन जाएगा। ठीक है, T² इज इक्वल टू 16, यानी कि T इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स निकल कर आ जाएगा, जिससे कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 सेकेंड। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। Three particles P, Q and R are situated at corners of an equilateral triangle of side length D। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके जो साइड्स हैं वो कितनी है, इस इधर D, ये D और ये D। ठीक है, तीनों इनकी लेंथ कितनी है, D है। At T इक्वल टू 0 they started to move such that P is moving toward Q। अब देखिए ध्यान दीजिए कि तीन पार्टिकल हैं, जैसे ये P, Q और R, यहाँ पर तीन पार्टिकल हैं और इन्होंने चलना स्टार्ट किया। कैसे चलना स्टार्ट किया, कि एट T इक्वल टू 0 दे स्टार्टेड टू मूव सच दैट P इज मूविंग टुवर्ड्स Q। जो P है वो Q की डायरेक्शन पर जा रहा है, जो Q है वो R की डायरेक्शन पर जा रहा है, और R जो है वो P की डायरेक्शन पर जा रहा है एट एवरी इंस्टेंट। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। एवरी इंस्टेंट, यानी कि एक बार अगर उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया तब भी वो पी क्यू पर जा रहा है, क्यू आर पर जा रहा है, और आर आर पी की तरफ जा रहा है, ऐसे इस तरीके से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, कितने समय बाद वो एक दूसरे से मीट करेंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हर समय जो पी है वो क्यू की तरफ जा रहा है, जो क्यू है वो आर की तरफ जा रहा है, और आर जो है वो पी की तरफ जा रहा है हर समय। इसको आप ध्यान में रखें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। उस 10 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।
आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें। तो जैसे मैंने बताया कि हर एक इंस्टेंट पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो जैसे पी क्यू की तरफ कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, आर पी की तरफ, और जो पी है वो क्यू क्यू आर की तरफ, इस तरीके से सब एक दूसरे की तरफ कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन पर। यानी कि आप सोचिए, जब ये पार्टिकल यहाँ पर था और ये पार्टिकल यहाँ पर था, तो इसने स्टार्ट किया होगा चलना इस डायरेक्शन पर, और इसने स्टार्ट किया होगा इधर चलना, और इसने स्टार्ट किया होगा इस तरफ चलना। बट कुछ समय बाद ये वाला जो पार्टिकल है वो आ गया होगा इधर पर, और जब ये इस तरफ आ गया होगा तो इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो गई होगी, और उसी समय पर इसके वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, क्योंकि वो थोड़ा आगे बढ़ भी गया होगा तो ये थोड़ा ऐसे हो गया होगा, और जब ये थोड़ा और आगे बढ़ा होगा इसी इसी वजह से, इसके इफेक्ट की वजह से ये भी, क्योंकि ये आर की तरफ जा रहा है तो ये भी इधर आ गया होगा। तो इनिशियली ये थोड़ा सा, ये यानी कि ये फाइनली कुछ इस तरीके से इनकी वेलोसिटी हो जाएगी जब ये यहाँ पर मीट करेंगे सेंट्रॉइड के पास। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि जो पर्सन पी पर है वो पीओ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पी से ओ तक। हमने ये माना कि ये पी से ओ तक डिस्टेंस ट्रेवल करी विद वेलोसिटी अलोंग पीओ। जो यहाँ पर इस डायरेक्शन पर वेलोसिटी होगी वो हो गई यू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, हमने मान लिया कि ये यू थी और इस तरफ हो गई 30, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये टोटल 60 होता है। और यहाँ से इस तरीके से जब जाएगी तो इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, जो इसको 30 डिग्री पर ब्रेक कर देगा। यानी कि ये 30 और ये 30 हो गया, तो यू कॉस थीटा हो गया। अब यहां से अगर हम लोग देखें इसको, पीओ डिवाइडेड बाई पीबी, ये हो जाएगा सेक 30 के बराबर। यानी कि पीओ इज इक्वल टू पीबी सेक 30, पीओ डिवाइडेड बाई पीबी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो गया सेक 30। और यहां से आप पीओ निकाल सकते हैं। अब क्या है कि ये जो पीबी है, पीबी पीबी कितना है, ये 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 चीज, ये टोटल जो डी है उसका आधा है, तो पीबी की जगह पर रख दिया। और सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पीओ निकल कर आ गया d/√3। तो यहाँ से जो हमारा टाइम ऑफ मीटिंग निकल कर आएगा वो होगा t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग ने डिस्टेंस यहाँ पर निकाल ली है p से o तक, d/√3, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है हमारा u cos 30 डिग्री। और जो cos 30 है उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √3/2। यानी कि इसको अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं d/√3 u इंटू √3 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 पर आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। यानी कि जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2d/3u। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस पे क्या है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन एयर व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, द टाइम ऑफ असेंट इज t1 एंड टाइम ऑफ डिसेंट इज t2, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा हमारा सही है। यानी कि एक बॉडी को हमने ऊपर वर्टिकली फेंका है, तो उस पे साथ ही साथ हम लोग ने एयर रेजिस्टेंस को भी अकाउंट किया है, उसके इफेक्ट को भी देखा है। तो जो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, उनका रिलेशन क्या होगा। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करें। देखिए इसमें है क्या एक्चुअली, कि जब एक बॉडी को हम लोग ऊपर फेंकेंगे तो उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जो एयर रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। और जब हम लोग एक बॉल को ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी, जिसके कारण से जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। जबकि जब हम लोग किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो उसकी क्योंकि वेलोसिटी लगातार घटती रहती है तो एयर रेजिस्टेंस घटेगा, जिसके कारण से जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो हमारा कम होगा। यानी कि उसको ट्रेवल करने में कम समय लगेगा, जबकि टाइम ऑफ डिसेंट हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, कि जो टाइम ऑफ एसेंट है ऊपर जाने का वो हमारा कम है और नीचे आने का ज्यादा है, क्योंकि इस तरीके से जो हमारा वेलोसिटी है उस पे डिपेंड करता है एयर रेजिस्टेंस। तो क्योंकि जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती है वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो घटेगी, क्योंकि जी नीचे एक्ट होता है, जिसके कारण से जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी हमारा घटेगा। वो जो बॉडी है आराम से ऊपर तक चली जाएगी। उसका यानी कि जो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट है वो कम है, एज कंपेयर टू ऐसी सिचुएशन जब वो बॉल ऊपर से गिर रही हो। जब ऊपर से बॉल गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी
इंक्रीज होगी, और उसके बढ़ने की वजह से एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, जो उसके मोशन को रिटार्ड करेगा, जिसके कारण से जो उस पे टाइम ऑफ डिसेंट है वो ज्यादा हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट के कंपैरिजन में। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। A stone falls freely from rest and the total distance covered by it in the last second of its motion equals the distance covered by it in the first 3 seconds of its motion. The stone remain in the air for, यानी कि जब हमने ड्रॉप किया तो स्टोन ऊपर से लेकर नीचे तक जाने में उसको कितना समय लगा, टोटल हमें बताना है। इंफॉर्मेशन हमें ये दी है कि आखिरी सेकंड में जितनी डिस्टेंस चली गई, यानी कि nth सेकंड वाला फॉर्मूला इस पे लगेगा कि nth सेकंड पर चली गई जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो वो हमारी बराबर है किससे, जो शुरुआती 3 सेकंड पर डिस्टेंस कवर की गई है। ठीक है, बस इसको हमें इक्वल करके आंसर निकाल लेना है, तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जो बॉल है, अगर वो या स्टोन है जो भी है, उसका फ्री फॉल हो रहा है, तो ये शब्द आता है फ्री फॉल, यानी कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, और वो ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा है। तो मान लीजिए कि वो यहां से यहां तक पूरा ट्रेवल करके गया, इस जगह से यहां तक ऐसे ट्रेवल करके गया, तो शुरुआती 3 सेकंड में वो हो सकता है उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी हो, शुरुआती 3 सेकंड में। क्लियर? तो शुरुआती 3 सेकंड में अगर उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी है, तो हम ये बोलेंगे कि t = 3 सेकंड्स पर जो डिस्टेंस कवर करी है वो उसके आखिरी सेकंड में चली गई दूरी के बराबर है, यानी कि आखिरी सेकंड में जो भी आखिरी सेकंड था उसमें जो डिस्टेंस चली है वो बराबर होगी, यानी कि nth सेकंड में कितना उसको डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम उसको निकालकर जो शुरुआत के 3 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसको बराबर कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो nth सेकंड में चली गई जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूले से, Sn = u+g/2 2n-1। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग जीरो पुट करेंगे, और g/2 2n-1 ये निकल कर आ गया Sn। ठीक है, ये निकल कर आ गया कि Sn है, ये nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो शुरुआत के 3 सेकंड में डिस्टेंस चली है वो निकाल लेंगे, तो s = ut+12t² फिर लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, यानी 0 × 3 ये जीरो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हाफ जी, और यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है, 3 सेकंड, उसका स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9/2g, यानी कि 3 सेकंड में चली गई दूरी वो कितनी हो गई, 9/2g। ठीक है, S3 का यहाँ पर नोटेशन ये लेकर चल रहे हैं हम लोग कि 3 सेकंड में चली गई दूरी, वैसे एक्चुअली ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, S और यहाँ पर ऐसे टाइम होता है ना, ST ऐसे दिखाते हैं, तो S और 3 ऐसा होना चाहिए कि 3 सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो SN सेकंड में चली है और 3 सेकंड में चली है उसको बराबर कर देंगे, जिससे कि जब इसको होगा, इसको सॉल्व, ये आ जाएगा g/2 2n-1 = 9/2g। यहाँ से g कैंसिल आउट होगा, ये वाले से ये वाला g कैंसिल आउट होगा। उसके बाद ये जो 2 से 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बचेगा हमारा 2n-1 = 9, ये 1 आ जाएगा इस तरफ प्लस में तो हो जाएगा 10, यानी कि 2n बराबर हो जाएगा 10, तो n बराबर 5 सेकंड्स निकल कर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगर क्योंकि हमारा ये आंसर 5 सेकंड निकल कर आएगा तो आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। द मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक ट्रेन कैन गिव इट एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ब्रेक्स कैन गिव अ निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये एक तरीके से रिटार्डेशन की बात हो रही है, ब्रेक क्योंकि रिटार्ड करते हैं मोशन को। द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द ट्रेन कैन मेक अ ट्रिप बिटवीन टू स्टेशन, जो कि 1215 मीटर्स अपार्ट हैं, वो कितना होगा, यानी कि ट्रेन को एक्सेलरेट करना है और एक्सेलरेट करने के बाद रिटार्ड होना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम कितना है कि वो जो ट्रेन है वो अपना यहां से यहां तक जो ट्रिप है उसको कंप्लीट कर सके। अब आप इसको सॉल्व करिए, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें अगर हम लोग। तो जैसे कि हमने बताया कि जो ट्रेन है पहले वो एक्सेलरेट होगी,
ट्रेन पहले क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, यानी कि अगर उसको यहां से चलकर यहां तक जाना है जो कि है हमारा 1215 मीटर्स, तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने पे पहले उसको एक्सेलरेट करना होगा। तो जब एक्सेलरेट करेगा, मान लीजिए कि उस समय पर, ठीक है, जो अ, ये ये है क्या कहते हैं, ट्रेन है, उसने क्या किया कि एक्सेलरेट किया। कितने समय तक एक्सेलरेट किया, T1 समय तक एक्सेलरेट किया। तो जब ये ऐसा एक्सेलरेशन इस पे होगा, तो इस पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। अगर हम उसको फाइंड करना चाहें तो देखिए कैसा हो जाएगा कि मान लीजिए कि ये S1 डिस्टेंस है, ओके, और ये यहाँ पर ये S1 डिस्टेंस है, और जरूरी नहीं कि बराबर ही हो, मान लीजिए S1 डिस्टेंस है और ये S2 डिस्टेंस है। अब समझिएगा इसको, सिचुएशन क्या है कि यहां से एक्सेलरेट होना चालू हुआ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। अब ये एक्सेलरेट होता 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 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते उसके पास कुछ स्पीड हो गई होगी। अब आगे के मोशन के लिए एस टू के लिए जो ये v है, वो हो गई है इनिशियल वेलोसिटी। हाँ या ना, बात समझे, यानी कि अब हमें ये जो ये पूरा एक जो मोशन है उसको दो पार्ट्स पर करके करना होगा कि यहां पर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से u इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, v तक पहुंच रहा है, और फिर v से घटकर ये फिर से जीरो हो रही है वेलोसिटी। और उस समय में फिर कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, और उसका फिर हम लोग को देखना है कि शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा। बस इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो v है उसको फाइंड कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा है T1 समय तक, तो ये हो गई वेलोसिटी। और यहां पर जो S1 है ये हो जाएगा 1/2 × 1 × T1 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है इस ड्यूरेशन के लिए S1 को फाइंड करने के लिए, यहां पर वो कितनी है, जीरो है, तो UT वाला जो टर्म है वो जीरो हो गया। ये रख दिया हम लोग ने, यानी कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा T1 स्क्वायर बाई 2, यानी कि S1 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर बाई 2, ये निकल कर आ गया। अब यहां से आगे देखते हैं इस जगह पर, तो यहां पर हमारी जो इक्वेशन लगी है वो कौन सी लगी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां पर इस इक्वेशन पर अगर हम लोग देखें, जो इस जगह पर इनिशियल वेलोसिटी, अगर मैं इसको नाम दे दूं ये कि इस दूसरे वाले मोशन के लिए जहां पर रिटार्डेशन हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी है v2 और इनिशियल वेलोसिटी है u2, ओके, और एक्सेलरेशन हमने नाम दे दिया a2 और टाइम लगा हमारा t2। यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, तो हमने इसको कर दिया जीरो। और जो यहाँ पर u2 है वो कितना है, वो है v के बराबर, तो हमने उसको v कर दिया। और एक्सेलरेशन कितना है, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा v इज इक्वल टू 3t2। इसी चीज को यहां पर रखा गया और ये इक्वेशन निकल कर आई है, v इज इक्वल टू 3t2। ओके, तो ये दो चीजें हमारे पास निकल कर आ गई, इनका यूज करके हम लोग T1 और T2 का रिलेशन निकाल सकते हैं। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, S2 भी फाइंड कर लेंगे, तो S2 हमारा हो जाएगा, क्योंकि अब इस मोशन पर जो इनिशियल वेलोसिटी है u2 वाली, वो है v के बराबर। ठीक है, बस इसी का हम लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो v t2 माइनस 1/2 3t2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव था इस वजह से। S2 इज इक्वल टू v t2 माइनस 1/2 × 3 × T2 स्क्वायर, ये हो गया। जिसको कि अगर हम लोग इस v को पुट करते हैं इस जगह पर, अगर ये जो v है इसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा T1 T2 माइनस 3/2 T2 स्क्वायर, ये हो गया S2। ओके, क्लियर यहां से। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये चार चीजें हम लोग ने फाइंड कर ली कि S1, V का T1 के साथ रिलेशन, V का T2 के साथ रिलेशन, और S2। ओके, तो अब T1 है हमारा इतना, जिससे कि हम लोग लिख सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू T1/3। अब जो दोनों डिस्टेंस है हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी कि T1 स्क्वायर बाई 2 प्लस T1 × T1/3, ये भी हमारा T1 स्क्वायर बाई 3 बन जाएगा। और ये हो गया -3/2 × T1 स्क्वायर बाई 9। जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम वगैरह लेकर, तो ये निकल कर आ जाएगा 2/3 T1 स्क्वायर। अब जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें पता है वो कितना है, 1215, हमने इसको ऐसे रख दिया।
यानी कि जो T1 है वो हमारा निकल कर, अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये 3 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई पर, 2 आ जाएगा डिवाइड पर, तो 3 इंटू 1215 डिवाइडेड बाई 2 ये निकल कर आ गया। तो T1 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 1215/2 ये निकल कर आ गया। इसका जो T1 समय निकल कर आया वो हो गया 42.69 सेकेंड्स। अब जो इस पे हमारा टोटल टाइम निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा T1 प्लस T2, यानी कि इस T2 को हम लोग लिख सकते हैं यहां से T1/3। T1 तो हमें ये पता चल गया, और ये जो T1 है यहां पर भी हम लोग पुट कर देंगे। इसको जब हम 3 से डिवाइड करके फिर इस पे ऐड करेंगे, यानी कि 42.69 प्लस 42.69/3, तो हमारा 56.9 सेकेंड्स निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने कितने समय पर वो जाएगा एक्सेलरेट करने के बाद रिटार्ड होकर, वो पता कर लिया। चलते हैं हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पर। अ ट्रेन इज मूविंग along a straight path with a uniform acceleration। एक ट्रेन है वो एक स्ट्रेट पाथ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इट्स इंजन passes a pole with velocity this and the end passes across the same pole with the velocity of this। The middle point of train will pass the same pole with the velocity। यानी कि एक ट्रेन है वो मूव कर रही है, जो इंजन है वो किसी वेलोसिटी से एक खंबे को पास किया, यानी कि मान लीजिए एक खंबा है और ट्रेन ऐसे मूव करते हुए जा रही है। तो ट्रेन का जो आगे वाला पोर्शन था इंजन, उसने क्या किया, उसको क्या किया, इस तरीके से पास किया। और जब अ, पीछे गार्ड वाला जो था, गार्ड वाले को जब पास किया, तो इस तरीके से हमारा जो समय लगेगा उसके लिए जो डिस्टेंस हम लोग लेंगे वो लेंगे ट्रेन की पूरी लेंथ को, और उसके फिर मिडिल पॉइंट को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब बस इसका हमें इंफॉर्मेशन का यूज करना है। तो ये रहा आपके पास 10 सेकंड का समय, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हम इसको मान सकते हैं और इसको फाइनल वेलोसिटी मान सकते हैं। कैसे? अगर ये यहाँ पर एक पोल है और ट्रेन ऐसे है, इतनी लेंथ की है, ये ट्रेवल कर रही है ट्रेन इस डायरेक्शन पर, इस समय जो इसकी वेलोसिटी अपियर हुई पोल के पास वो कितनी हुई, वो 60 किलोमीटर पर आवर हुई। और जब इसका ये वाला पोर्शन यहाँ पर पहुंचा, यानी कि जो ट्रेन है वो बढ़कर यहाँ पर पहुंच गई इस जगह पर, तो जो यहाँ पर वेलोसिटी अपियर हुई वो हुई 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो हमारी ट्रेन है वो लगातार एक्सेलरेट हो रही थी। एक्सेलरेट होने की वजह से ही जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो बढ़ी हुई हमें समझ पे आई। तो हमने कितने डिस्टेंस पर इनको ऑब्जर्व किया है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यानी कि ट्रेन के जब इनिशियल पार्ट इस जगह पर था और ट्रेन का जब फाइनल पार्ट इस जगह पर था। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है हमारी, अगर हम मान लेते हैं कि एस है, कुछ एस डिस्टेंस है, वहां से हम लोग निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। कैसे? v² - u² = 2s। ए हमें वही जानना है, v तो हमें पता चल गया 80 स्क्वायर, यहाँ पर v² हो जाएगा 80 स्क्वायर, u हो गया 60 स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई ये जो 2 है इससे कर दिए तो s निकल कर आ गया हमारा ये जो टोटल। अब इसको हम 6400 माइनस 3600 करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्चुअली ये निकल कर आएगा 1800 डिवाइडेड बाई 2 है। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1400 बाई ए निकल कर आ जाएगा एस। ये एस की वैल्यू निकल कर आ गई। ओके, अब हमसे पूछा गया कि मिडिल पॉइंट पर कितना होगा, जब मिडिल पॉइंट इस ट्रेन का पास करेगा तब उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, यानी कि s/2 डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी होगी हमें ये बताना है। तो s/2 इसी इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि 1400 बाई ए इज इक्वल टू एस है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 700 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 को इधर ले आइए डिवाइड पर, या फिर दोनों तरफ आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1400 है, 2 से इधर आपने डिवाइड किया और इधर से 2 से डिवाइड किया, तो इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा आपको ये निकालना है। 700 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू s/2, ये निकल कर आ गए। आपको इतनी डिस्टेंस पे कितनी भी वो चीज यहां से पता चली। अब हम लोग इसको उल्टा कैलकुलेट करेंगे कि s/2 हमें पता चल गया, यानी कि ये, अब देखिए ये जो इक्वेशन यहाँ पर रखी है ना, ये जो इक्वेशन यहाँ पर रखी है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हमें इतनी डिस्टेंस, ये पूरी एक डिस्टेंस मान के चलिए s/2, वैल्यू मत लिखिए, s/2 पूरी एक डिस्टेंस हमने मानी, वो है 700 बाई ए। अब
अगली ये जो इक्वेशन है, इसमें ये जो एस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये s/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ऐसा ही s/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस एस वैल्यू को नहीं, देखिए जो इक्वेशंस होते हैं उस पे वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये ध्यान देना होता है। जो एस है वो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, या वहां पर जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब जो इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है जहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर ये जो एस है वो s/2 के इक्विवेलेंट है, यानी कि एस की जगह पर हम लोग 700/a रखेंगे, क्योंकि हमें इतने डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, एस की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एस जो यहां पर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना हमें डिस्टेंस लेना है, और हमें s/2 पर बताना था। तो यानी कि क्या हो जाएगा, s/2 करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एस के। और ये जो एस है वो कौन सा है, इसको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि अगर इसको डिस्प्लेसमेंट बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं होती ना। डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग बोल देते इसको, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती इसको पुट करने में ना। वही चीज है कि यहाँ पर एस रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो s/2 की जो वैल्यू है उसको हमें यहाँ पर पुट करना है, जिससे कि आ गया 700/a, और ये 2a, और जो इसकी अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 60 km/h होगी वो रख दिया। फाइनल ही हमें बतानी थी। अब इसको a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × a बन जाएगा 1400, इसका जब स्क्वायर करेंगे 3600, ये आकर इधर ऐड होगा, बन जाएगा 5000, रूट ले लेंगे तो 70.7 km/h ये स्पीड निकल कर आ जाएगी। यानी कि आंसर जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस पे जो मेन चीज है वो ये है बस इसका। ठीक है, तो पार्ट्स पर हम मोशन को देखेंगे और पहले वाले से फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस की या लेंथ की वैल्यू, उसके आधे लेंथ पर क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। क्लियर? तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।